अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम और खुशामदीद आपको आज की नई वीडियो में, जो कि है ब्रिक्स से रिलेटेड। अच्छा, ये 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के तक ब्रिक्स का जो अभी लास्ट टाइम जो समिट हुआ है, ये 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक हुआ है। ये कज़ान शहर में रशिया में, और रशिया ने इसको होस्ट किया था। अच्छा, ब्रिक्स 2024 सेशन की भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही में हम लोग ब्रिक्स की बुनियाद देखते हैं कि कब रखी गई थी और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज़ ऐड हो चुके हैं अब तक, और किन किन कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट लिया इसमें। अच्छा, ब्रिक्स जो है, ये सबसे पहले इसका जो पुराना नाम था वो था ब्रिक, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर ये ब्रिक फाउंडेशन, जो कि एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के तौर पर इसको लॉन्च किया। और ये चारों वो कंट्रीज़ थी जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी, जो कि उस टाइम उभर रही थी। 2009 की बात है ये। 16 जून, आज से 15 साल पहले 16 जून 2009 को ब्रिक जो है वो बन जाती हैं। और अब तक उनका जो इनका पर्पस था, मेन पर्पस, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल था, इंटरनेशनल कॉपरेशन था, और साथ ही में वेस्ट को टारगेट करते हुए जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस है कंट्रीज़ के ऊपर, वो हटाना था। तो इसके जो पहला जो समिट हुआ था वो रशिया में ही हुआ था 2009 में, अंडर द नेम ब्रिक। ब्रिक के अंडर ही हुआ था, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2009 में सिर्फ यही चार कंट्री थी, और बाद में जब 2010 में इनका समिट होता है, उस टाइम साउथ अफ्रीका इंटरेस्ट शो करवाता है, और 2011 में ऑफिशियली साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्टनर बन जाता है, जो कि ब्रिक्स से अलग होकर ब्रिक्स बन जाता है। तो खैर, अब तो खैर काफ़ी कंट्रीज़ ऐड हो चुकी है वक्त के साथ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिक्स ने कैसे और किस तरह से मेंबर्स को इकट्ठा किया, और किस तरह से ये अपना जो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, कैसे इसको रन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे अगर बात की जाए तो 30% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस है इस वक्त। दुनिया का जो 30% वर्ल्ड सरफेस है, और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी दुनिया की 45% सारी आबादी, ये सारी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, होल्डर्स हैं, मतलब ब्रिक्स की कंट्रीज़ के पास हैं। अब वो साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकॉनमी क्रिएटर है। और अगर ब्राज़ील, इंडिया और चाइना की बात करें हम, और वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं, पॉपुलेशन के हवाले से भी, एरिया के हवाले से भी, और जीडीपी के हवाले से भी। तो मतलब जो G20 में भी जो कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती है, उनमें से जो इनके जो 5 मेंबर्स हैं, वो G20 के भी मेंबर्स हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप 20 इकोनॉमीज़ हैं। अच्छा, और रशिया जो है वो भी इस बार जो क़ुव्वत ख़रीद के बराबरी में ना, रशिया इस बार यूरोप में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकॉनमी उभरता हुआ में नज़र आया कि उसकी इकॉनमी कैसे ऊपर दोबारा गई है। और अब जो कि ब्रिक्स का जो समिट्स हैं, ये 2009 में हुआ, 2010 में हुआ, और इंडिया में भी हुआ 2021 में, न्यू दिल्ली में हुआ। और अब तब इंडिया में खैर प्यूटन ने अटेंड नहीं किया था, तब उनके ऊपर आईसीसी की तरफ से अरेस्ट वारंट था। लेकिन अरेस्ट वारंट उन कंट्रीज़ के लिए था जहाँ पे रोम के दस्तखत होंगे कवानीन पर। उन कंट्रीज़ में रशियन प्रेसिडेंट को अरेस्ट वारंट जारी था प्यूटन का। लेकिन वो फिर भी इंडिया भी नहीं गए, और इंडिया में इंडिया की जो लीडरशिप की जो चेयरमैनशिप थी, चाइना जो कि है उनका मोस्ट राइवल है, जाहिर सी बात है इस मेंबर्स के अंदर। लेकिन चाइना ने, जी जिनपिंग ने एक सॉफ्ट साइड दिखाते हुए उनकी चेयरमैनशिप के अंडर इंडिया में गए, और ये चीज़ होस्ट की उन्होंने, इंडिया ने होस्ट किया था नरेंद्र मोदी के दौर में। खैर, अब ब्रिक्स का जो मेन फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है? ब्रिक्स का मेन फोकस है स्विफ्ट को हटा देना, यानी वेस्ट का जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको हटा देना। स्विफ्ट जो है वो बेल्जियम में बनी थी बहुत पहले, आज से कोई 52-53 साल पहले बनी हुई थी। और स्विफ्ट का काम भी यही है कि वो मैसेजिंग के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स करवाती है, और साथ ही में एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, और ये सॉफ्टवेयर भी सेल करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और ब्रिक्स का मेन मकसद ये है कि जो इस वक्त जो वर्ल्ड पावर बैठा हुआ है, यूएसए या उसके जो क्लोज मेंबर्स है, जिसको हम G7 भी कह सकते हैं, जो G7 में जो कंट्रीज़ हैं, ये ग्रुप और वो ग्रुप अलग अलग हैं, इनकी आइडियोलॉजीज़ भी अलग हैं, और ऑलमोस्ट ऑल दी आइडियोलॉजीज़ अलग हो चुकी हैं। अब रशिया चाहता है कि हम लोग जो ट्रेड करें वो डॉलर में ना करें, इनकी इन्फ्लुएंस हम क्यों करें। और साथ ही में वो चाहते हैं कि हम एक नया मेथड लिया है पेमेंट का। और 2014-15 में इन्होंने एक जो इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जो ब्रिक्स का, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और 15 में ऑफिशियली उन्होंने इसको रन भी करना शुरू कर दिया।
अब न्यू डेवलपमेंट बैंक और साथ ही में दूसरा है CRA, यानी कंटिनेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये दो ऐसे स्टेप्स थे, ये दो ऐसे टूल्स थे इनके कि हमारी जो वेस्ट की जो डोमिनेंसी उसको हम ख़त्म कर सकते हैं और अपना एक पेमेंट मेथड लॉन्च करेंगे हम। अब जब ब्रिक्स बन जाती है, ये पांचों मेंबर मिलके $50 रेवेन्यू ऐड करते हैं, 10 बिलियन डॉलर, सॉरी 50 बिलियन डॉलर। उस सब में से अब 10-10 अरब डॉलर पांचों कंट्रीज दे देती है अपनी अपनी तरफ से। अब उसमें होता क्या है कि नेशनल जो डेवलपमेंट बैंक है ये एक तरीके से ब्रिक्स की डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स के लिए काम करता है। अब इसका जो प्राइमरी फोकस है वो है, प्राइमरी फोकस जो उसका लैंडिंग का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है कि जितने भी ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हम उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उसी में है। अब जो कि सालाना उनकी जो इनकम जो जनरेट होती है जो इस काम पे लैंडिंग के हवाले से कितनी तक जाती है, वो है $34 बिलियन। शुरू शुरू में उन्होंने 10 बिलियन डॉलर दिए हर कंट्री ने। अब वो जो रेवेन्यू है वो उनका जो $50 बिलियन था अब वो $100 बिलियन तक पहुंच चुका है। और 2020 में इनके 53 अंडरवे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और जो उनकी वर्थ थी वो थी $15 बिलियन, $15 बिलियन उनकी वर्थ थी। और ये CRA, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का मैं आपको सारा तरीकाकार बता रहा हूँ कि वो किस तरह से रन कर रहे हैं और किस तरह से, मैं आपको साथ साथ में ये स्क्रीन पे शो भी करवाता जाऊँगा कि किस किस तरह से उनका इंडेक्स जो है वो चल रहा है। अच्छा, CRA कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इनकी तरफ से अगर बात की जाए तो ये एक फ्रेमवर्क है, एक टूल है जिसमें ये प्रोटेक्ट करेंगे ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर को, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जब आएंगे या ग्लोबल इकोनॉमिक लिक्विडिटी जब आएगी तो उसको ये रिजर्व जो है ना CRA, ये इसको इस पे काम करेगा। ये बिल्कुल आप समझ ले एक IMF का कम्पिटिटिव है या उसके अपोजिट ही समझ ले आप। IMF जिस तरह का से काम करती है सेम इसी तरह। अब जब इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, जब एक रैपिड इकोनॉमिक लिबरेशन आया हुआ था तो उस टाइम पे जो इकोनॉमीज थी वो वोलेटाइल कर गई और बाद में ट्रेड भी इनका डॉलर्स में थे। लेकिन अब इनको सरपास करना, यानी काफ़ी कंट्रीज़ काफ़ी सेंक्शन से भी तंग आ चुकी हैं। जिस तरह रशिया के ऊपर काफ़ी सेंक्शंस US की तरफ से लगे हुए थे, वो सेंक्शंस बाकी कंट्री ये देखती है कि अगर कल को हमारे ऊपर भी लगते हैं, अगर हम इनके इंटरेस्ट में बात नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी लगेंगे। तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ये सोचती है कि हम रशिया के इन्फ्लुएंस में चले जाए, रशिया के अंडर चले जाएँ या चाइना के अंडर चले जाए। तो ये जो ब्रिक्स है ये दुनिया इसको G7 के मुखालिफ देख रही है, US के मुखालिफ देख रही है। और जो फ़लस्तीन इसराइल वॉर हो रही है ऑन गोइंग जो चल रही है, इसमें भी अगर आप देखें तो चाइना रशिया ने अपना स्टांस एक अलग तरीके से पेश किया हुआ है बनिस्बत बाकियों के। वो बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और 2023 का जो लास्ट समिट हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट ने 2023 में बाकायदा अनाउंस किया था कि इजिप्ट, ईरान और काफ़ी कंट्रीज़ थी इस तरह की, मैं आपको साथ में आगे आगे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है उसके अंदर ब्रिक्स को ज्वाइन करने में। अब उनको भी इनविटेशन मिल चुकी है और जो 24 का सेशन है उसमें वो बाकायदा हाजिर होते हैं। वो खैर मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा। अब जो स्विफ्ट है जो मैं आपको बता रहा था, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इनको बिल्कुल ये सरपास करना चाहते हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक नया मेथड सिस्टम लाना चाहते हैं जिससे वेस्ट को गिराया जा सके। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आ जाए, बिल्कुल दुनिया में एक नया सिस्टम ले आया जाए, एक और सिस्टमेटिकल मैनर से वो कहते हैं कि हम चलाएंगे इसको। और वो ब्रिक्स क्लेम करता है इस चीज़ को कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होंगी उस पर जो कॉस्ट आएगा वो कम होगा और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। और जो सिक्योरिटी है के पर्पसेस उन्होंने दिए हुए हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पे और इंटरनेशनल रिलेशन में बिल्कुल एक सिक्योरिटी और साथ ही में उन्होंने कहा कि कॉपरेशन के साथ चलेंगे। अब जहाँ तक ये बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, किन किन कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो करवाया और जो ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम है ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को सरपास किया। और रशिया ने कब एक नया पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, सेम चाइना ने भी किया, ब्राज़ील ने किया और इंडिया ने किया। अब जो रशिया का है वो SPFS है, ब्राज़ील का पिक्स है, इंडिया का है SFMS यानी स्ट्रक्चरल फाइनेंस मैसेजिंग फॉर्म। और साथ ही में अगर चाइना के अल्टरनेटिव की बात की जाए, जो स्विफ्ट का अल्टरनेट है वो क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो पांचों ने एक अपना एक अलग पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और वो एक नेशनल करेंसी के थ्रू ट्रेड करेंगे। ये 2024 में उन्होंने इसको बाकायदा एक उनको उसका नोट भी दिखाया, एक 100 का, उसमें सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स भी बने हुए थे।
अच्छा, अभी इसमें इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ को तो इन्विटेशन दे दी है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी, अब अर्जेंटीना को इन्विटेशन मिल चुकी थी। अर्जेंटीना ने बाकायदा इस चीज़ पे एग्री था कि हम इसको इसमें सपोर्ट करेंगे और इसके मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन बाद में ख़ुद रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाते हैं वहाँ पर दिसंबर में एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, और वो साउथ अमेरिकन का बड़ा एक टाइज, उनके जो नॉट है वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के उनके साथ यूएस के साथ जुड़े हुए हैं, सेम वहाँ पर भी यही सीन है। और उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत कर दी, वापस रिजेक्ट कर दिया। और ज़ाहिर सी बात है कि अब यूएस तो उन कंट्रीज़ को रोकेगा जो कि ब्रिक्स से मेंबर्स बनेंगे। वो चाहेगा कि ये कंट्रीज़ रुक जाए और मेरे वापस इन्फ्लुएंस के अंदर ही रहें। इसमें भी काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी है जो इन्होंने ब्रिक्स को इंटरेस्ट भी शो कराया है, लेकिन वो यूएस के भी ख़िलाफ़ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि एक बेटर सिस्टम हो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक रैपिड इकोनॉमिक हमें शो हो जाए, तो वो इन पर्पज़ के थ्रू इन चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, अब एक जो नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज नज़र आया इस बार, इसके समिट जो 2024 में हुआ है, जो 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक के अंदर हुआ है, ये इस वजह से इकोनॉमिक ऑर्डर इन्होंने चेंज नज़र आया कि सबसे पहले तो ये पहला समिट है जो एक्सपेंशन ऑफ ब्लॉक, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था इसमें। काफ़ी कंट्रीज़ से मुराद ये है कि इसमें इजिप्ट था, यूएई, उसके बाद इथियोपिया, इथियोपियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो आए भी थे, अबी अहमद। ये सारी कंट्रीज़, और रजब तैयब अर्दोगान, तुर्की के प्रेसिडेंट, वो भी आए हुए थे। चाइना के जी जिनपिंग वो भी आए हुए थे। इंडिया के नरेंद्र मोदी ये भी आए हुए थे। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाह्यान ये भी मौजूद थे। अब इन सारे, और साथ में ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो, वो नहीं आया क्योंकि हेड इंजरी हो गई थी उनको, तो उसकी वजह से उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भेज दिया। और साथ ही में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी एंटोनियो वो भी आ जाते हैं। और एंटोनियो के इस समिट को अटेंड करने से यूक्रेन को काफ़ी नाराज़गी हुई है कि आप क्यों एक वॉर क्रिमिनल के समिट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये ब्रिक्स 2024 रशिया के लिए एक न्यू पीआर है। सबसे स्पेशली प्यूटन के लिए, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, क्रिमिनल आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है, उन्होंने इसका अरेस्ट वारंट भी इशू किया हुआ था प्रेसिडेंट प्यूटन का। अब प्रेसिडेंट प्यूटन का अरेस्ट वारंट इशू होना, और सेम ही उन्होंने जो यूक्रेन के अंदर इन्वेजन की थी, उसके बाद ये सारे उनके बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर सैंक्शन लगे थे। तो ये सारे इसी से ही हुए हैं, यूक्रेन के अंदर इन्वेजन करने से। अब यूक्रेन के अंदर जब इन्वेजन होती है तो वेस्ट जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, साथ में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इन सारी कंट्रीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सारे ने मिलके रशिया को बुरा भला कहा कि आपने यूक्रेन के अंदर एक जंग छेड़ दी है, और जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने कहा कि आप मतलब आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और आपको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन साथ ही में भी जब ब्रिक्स के दूसरे पार्टनर्स हैं, चाइना वगैरह, उन्होंने इसराइल को, जो इसराइल पैलेस्टीन की ऑन गोइंग वॉर है, उसमें इनको टारगेट किया कि आप तो सप्लाई भी दे रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस भी दे रहे हैं, और इक्विपमेंट्स दे रहे हैं मिलिट्री के, और साथ ही में आपने आयरन डोम भी दिए हैं। तो इस तरह के जो दोनों उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, तो इस चीज़ को बाकी दुनिया कैसे देख रही है? वो देख रही है कि इकोनॉमिक जो पावर है, या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक पावर जो है वो सबको लग रहा है कि रशिया और चाइना के पास शिफ्ट हो रही है, एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो जारी करने की वजह से भी। अब इसमें काफ़ी कंट्रीज़ को इन्होंने इनवाइट किया होता है। ये रशिया में काफ़ी डिकेड्स के बाद एक इतना बड़ा इवेंट हुआ है कि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स सारे मौजूद थे। और इसमें पाकिस्तान ने भी इनको एप्लीकेशन दी है, लेकिन पाकिस्तान फ़िलहाल ज्वाइन नहीं कर पा रहा। लेकिन जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान, तो उनसे भी उन्होंने यही कहा कि हम इस चीज़ को पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन इंडिया की जो लॉबी है वहाँ, वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया ख़ुद इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है और ब्रिक्स का एक अहम पार्टनर है। और हालांकि उनके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि वो ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं। फ़िलहाल वो ब्रिक्स का पार्टनर है और एक अहम पार्टनर है, और जो ब्लॉक है इंडिया का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो पाकिस्तान को इन नहीं होने दे रहा, बिल्कुल इन्होंने देगा। अच्छा, और ये मैंने बताया था जिस तरह कि इनके लिए पीआर है, और प्यूटन के लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त पीआर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्यूटन और उसके नेशन के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस भी लगे हुए थे, ताकि ख़ुद को दोबारा एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे दिखाए।
और यूएस को उन्होंने एक तरीके से थ्रेट भी कर दिया इस समिट के थ्रू। एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर आ रहा है और हम इसको ला के ही रहेंगे। अब जब भी ये कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी तो उसमें ये यूरोपियन जितने भी ऑफिशियल्स थे वो अटेंड नहीं करते थे अगर प्यूटन मौजूद होता, क्योंकि वो प्यूटन के अगेंस्ट है बिल्कुल। जो अच्छा, ये दो अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, रशिया है, चाइना, अफगानिस्तान भी इनके साथ मिल जाएगा अभी, यूएई। ये जो ब्रिक्स के पार्टनर्स हैं और G7 के पार्टनर्स हैं, ये दोनों आप समझ लीजिए जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था अलायंसेस बन गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था अलायंसेस बन गई थी, सेम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए नए नए अलायंसेस बन रही है। और ये अलायंसेस किस तरह से रिजीम को शेप कर रही हैं, और वो तो हम सबको पता है कि हम पहले यूएस का तरीक़ाकार देख चुके हैं और अब चाइना और रशिया का जो तरीक़ाकार है वो आ रहा है दुनिया में। और पाकिस्तान किस तरफ जाएगा ये हमें समझ नहीं आ रही। वो तो इन्हें भी समझ नहीं आ रही, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स को समझ नहीं आ रही, वो तो रशिया को समझ नहीं आ रही, वो तो चाइना को भी समझ नहीं आ रहा, और पाकिस्तान को ख़ुद नहीं पता कि हम किस तरफ, किस इन्वेजन, किसके साथ मिल के, किसके इन्फ्लुएंस के अंडर काम करेंगे और कैसे चलेंगे, ये इन्हें नहीं पता। अच्छा, ये काफ़ी कंट्रीज़ है जो रशिया के अगेंस्ट भी है, जिसमें कनाडा, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, न्यूजीलैंड, ताइवान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनके ऊपर सेक्शंस भी लगाए थे, इनके बैंक के ऊपर सेक्शंस लगाए थे, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर सेक्शंस लगाए थे, मिलिट्री एक्सपोर्ट के ऊपर भी सेक्शंस लगाए हुए थे, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने यूक्रेन के अंदर इन्वेशन कर दिए, यूक्रेन पे हमला कर दिया और ये यूक्रेन को कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो जो ये वाला 2024 समिट है, उन्होंने इसमें बिल्कुल एक नया इकोनॉमिक का तरीक़ाकार भी बताया, और साथ में इतने कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को बुला के उन्होंने ये दिखा दिया कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर भी आएगा और ये सारे कंट्रीज़ जो है ना हमारे साथ जुड़ चुकी है। अच्छा, मैं आपके सामने एक लिस्ट शेयर कर देता हूँ। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया। आप अफ्रीका में भी देख सकते हैं, एशिया में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं। ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने में। और ब्रिक्स जो है वो एक नया इंटरनेशनल पेमेंट मेथड लाना चाहता है, स्विफ्ट को हटा के, और बिल्कुल जो IMF के बरहक से वो जो मैंने बताया आपको CDR वो लाना चाहते हैं। और इनका जो बैंक है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये शंघाई में, चाइना में, और पांचों ये मल्टीलेटरल बैंक है। इसको पांचों स्टेट जो है ना, जो पांचों मेंबर्स हैं, ये इनको रन करती है, और इनके जो फंड्स हैं वो भी ये खुद ही देते हैं पांचों कंट्रीज़। जिस तरह मैंने बताया 10-10 बिलियन डॉलर सारे मिला के उन्होंने 50 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया, उससे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। और इस टाइम जो इनका NDB है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो बिल्कुल ब्रिक्स को डेवलपमेंट भी दे रहा है, साथ साथ में उनको इकोनॉमी भी जनरेट करके दे रहा है, और साथ में नए पार्टनर्स बना के दे रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि उनको पता है कि पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जो न्यू सिस्टम आ रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से इनके पास आ रहा है। तो ये थी ब्रिक्स की कहानी, और G7 के बिल्कुल मुखालिफ हैं ये, और नज़रिए के हवाले से भी, और साथ में अलायंसेस के हवाले से भी। ईरान, रशिया, चाइना, ये सारे पाकिस्तान का भी कुछ कह नहीं सकते किस तरफ है, या इस तरफ है या उस तरफ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो भी इन्हीं की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है ज्वाइन करने के लिए। अलबत्ता फ़िलहाल इंडिया की लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था ब्रिक्स, और कब शुरू हुआ और कैसे चल रहा है। 16 इनके समिट्स हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दुनिया में बढ़ा दिया इन्होंने। और जो ये वाला समिट था जो 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक हुआ, ये इसने पूरी दुनिया में वैसे ही तहलका मचा दिया। एक नया रिजीम देखने को मिल रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ये थी ब्रिक्स के वाले से वीडियो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।